देखो, पांचों हेड पढ़ने के बाद जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो क्या है? डिडक्शन। ठीक है ना? ध्यान रखो, डिडक्शन अगर आप नहीं पढ़े हैं, आप ना तो असेसमेंट आप इंडिविजुअल कर पाएंगे, ना सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, ना तुम एचयूएफ कर पाओगे, ना फर्म कर पाओगे, ओपीबी कुछ नहीं कर पाओगे। आप टोटल इनकम केवल कंप्यूट कर लेंगे पांचों हेड की, उसके बाद उस टोटल इनकम भी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, जीटीआई केवल कैलकुलेट कर पाओगे। तो डिडक्शन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो समझो कि तुम्हारा इनकम टैक्स का पूरा पढ़ाई व्यर्थ। ठीक है, तो ध्यान रखो कि डिडक्शन होता क्या है। डिडक्शन वो काम था क्या? चैप्टर 6A में सेक्शन क्या इसका? 80C से 80U। देखो बैकग्राउंड इसका पढ़ो। क्या कह रहा है ये, पढ़िए आराम से। कह रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U आर अलाउड फ्रॉम जीटीआई टू कंप्यूट। आपको मैंने पढ़ाया था ग्रॉस, को पढ़ाया था टोटल इनकम, आपको पढ़ाया था इनकम, 3 बार पढ़ाया था। इनकम मतलब किसी भी सोर्स से कोई भी इनकम टैक्स में पैसा आ रहा है, चाहे उसका सोर्स कोई कुछ भी हो, लीगल हो इलीगल, वो क्या है आपका इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या था? पांचों हेड की इनकम ऐड कर लो, उसके पर्टिकुलर हेड के डिडक्शन माइनस कर लो, जो इनकम हो गई वो क्या होगी? जीटीआई होगी। और जीटीआई में से इस डिडक्शन को आप माइनस कर दो चैप्टर 6 से टीसी से टीयू की, जो इनकम आ गई वही क्या है? टोटल इनकम। और टैक्स का कंप्यूटेशन आप किस पर करते हैं? टोटल इनकम पर, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही नहीं? इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राउंडिंग अब किसका होता है? टोटल इनकम का, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम का। इसको भी तुमको ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं? एक्ट पर सेक्शन 58(4) सच डिडक्शन आर नॉट अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम। ये जो डिडक्शन है आपकी वो कैजुअल इनकम पर नहीं अलाउ है। बात समझ में आ रही नहीं आपकी? फिर क्या कह रहे हैं? एच, अच्छा ये हो गया डिडक्शन अलाउड फ्रॉम जीटीआई एक्सेप्ट। जीटीआई की जो डिडक्शन है वो किस पर है? सब पर है, लेकिन इन पर नहीं। किस पर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको पढ़ाया गया कहां पर? अंडर सेक्शन 112 और 112A में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115BB। डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन किसका हो गया? 115BBD और BBD ए एक्सेट्रा और भी है। बात समझ में आ रही नहीं? उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है ये देखो, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम जीटीआई एंड मैक्सिमम अलाउड अप टू जीटीआई। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दैट हमारी इनकम 3 लाख रुपए है, हमारी जो टोटल डिडक्शन आ रही है वो 5 लाख रुपए की आ रही है। हमको डिडक्शन कितने का मिलेगा? 3 लाख रुपए का मिलेगा। आपकी जो डिडक्शन है वो कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं कर सकती है। ये अपना रिसर्व है, मान लो इसका 5 लाख का इनकम है, ये डिडक्शन कितने की मांग रहा है? गवर्नमेंट क्या करेगा? इसको मारेगा, पट 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 पट। इनकम कितनी है? जब तुम कमाया 5 है तो मांगा कैसे 7? है ना? तो गवर्नमेंट क्या बोला? तुम्हारी औकात से ज्यादा डिडक्शन तुमको। ठीक है ना? और ये बात कौन डिसाइड कर रहा है? ध्यान रखेंगे कि हमारी जितनी जीटीआई उससे ऊपर कभी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। If investment deduction more than GTI then cannot be carry forward for next year। हम लोग पढ़ रहे थे अभी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, आप उसको अनलिमिटेड ईयर तक आगे बढ़ा रहे थे। वही बात यहां पर कह रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट में डिडक्शन का मतलब क्या था? टीसी वो कितनी है? जीटीआई से अधिक है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड अपना रिसर्व। 5 लाख था, डिडक्शन मांगा 7 लाख का, 2 लाख तो अगले साल फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या होगा? मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। फिर क्या बोला? सम अमाउंट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन ट्वाइस, ओनली 1% कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 से। इन्होंने अपने पिताजी का इंश्योरेंस करा दिया 80C में,
डिडक्शन क्लेम किया, इन्होंने पे किया था, डिडक्शन कौन ले सकता है? ये भी ले सकती है, इनके पिताजी भी ले सकते हैं। वो अपना आईटीआर भर रहे थे, देखे इंश्योरेंस मेरा, डिडक्शन ले लिए। अभी अपना आईटीआर फिल कर रही हैं, डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार ऑलरेडी मिल चुका। ठीक है ना? तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखना है। एलआईसी सेल्फ स्पाउस की कराई है, सेल्फ ने क्लेम कर दिया, स्पाउस को नहीं मिलेगा, स्पाउस ने क्लेम कर दिया, सेल्फ को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही? नहीं। चार्ट पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं। जो बात बहुत ब्रीफ पे हुई है वो क्लास में हो चुकी, ठीक है ना? चार्ट क्या कर रहा है? चार्ट बता रहा है किसमें क्या है। जैसे 80C है, ये समरी है पूरी, बता क्या रहा है? कह रहा है इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है। ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन मतलब क्या है? जहां पर आप पैसा लगाओगे, गवर्नमेंट की परियोजनाओं में जाएगा, तभी वो इनकम है। सॉरी, इनकम है, इन्वेस्टमेंट है। कहां कहां पैसा लगा सकते हो और किसको किसको डिडक्शन मिलेगी, ये बात बताया। किसको मिलेगा? ये है समरी, बट इसमें पूरी बातें लिखा है मैंने। ठीक है, हमको पता है तुम इससे ज्यादा पढ़ोगी नहीं, समय नहीं ना तुम्हारे पास। मोदी के बाद तुम्हारा नंबर आता है, हो सकता है पहले भी आता हो किसी किसी का। यहां पर देखो कि किसको मिलेगा, ये इंडिविजुअल, और कब मिलेगा? अगर वो क्या हो, रेजिडेंट हो, या देखोगे कब खर्चा क्या करना है, एनएससी में करे हो। एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ पढ़ ही रहे हो आप, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ सुपर एन्युएशन स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, और ये सुपर एन्युएशन फंड। फिर एफडी कराए 5 साल के ऊपर, 80C में आ सकते हो। रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, घर खरीदे लोन लेके रीपेमेंट कर रहे हो लोन का, डिडक्शन ले लो। यहां पर एलआईसी का प्रीमियम पे कर रहे हो 1/4/12 के पहले 20%, 1/4/12 के बाद 31/3/13 तक 10%। किसका? जितना पॉलिसी का अमाउंट होगा उसका 10%, जितना पॉलिसी का अमाउंट होगा उसका 20%। 10 लाख का पॉलिसी है, 10,000 प्रीमियम भरे, 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। और 10,000 जो प्रीमियम भरो, बीच एवर इज लोअर, उसी डिडक्शन मिलेगा। ठीक है ना? आओ एक बात ये भी समझ लो पहले तुम, ये ऋषभ है, ठीक है ना? पहली बात देखो, ऋषभ खूबसूरत लग रहा है। मान लो इसकी पॉलिसी कितने की है? 10 लाख की है। इसका 10% कितना होगा? ये प्रीमियम पेड कितना किया? दोनों से कम क्या है? 85 ना। डिडक्शन किसका मिलेगा? ठीक है, अब ध्यान रखो 10% कितना है? इसने प्रीमियम पेड किया, डिडक्शन कितने का मिलेगा? 1 लाख। कम है तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन ज्यादा होगा 10% से, तो डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिल सकता है तुमको? 10%। 12 पहले 20% लो। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये बात बता रहा हूं। लेकिन अगर तुम आना है इसमें, नहीं अगर आना हो तो बताओ, तो कितना है ये? 15%। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो लिखा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और एक्चुअल सम एश्योर्ड व्हिच एवर इज। बात समझ में आ रही है आपके? कोई समस्या आपको इसमें बता दीजिए। लेकिन मैक्सिमम कितना ले सकते हो? अब जैसे देखो, इसको भी समझ लो मैक्सिमम का बात क्या है, कैसे होगा। ठीक है ना? प्रदीप बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? ये अपना प्रदीप है मान लो।
इसने हाउस लोन 50,000, LIC 1,00,000, FD 20,000, ट्यूशन फीस 20,000, है ना। मान लो बॉन्ड ले लिया नाबार्ड का 2,00,000 का, कितना डिडक्शन क्लेम करेगा? 2, 1, 3, 50, 40, 90, 3,90,000 का क्लेम कर रहा है कि हमको इतना डिडक्शन चाहिए। कहां पर? 80C में, ठीक है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या किया? इसको पीटा, पीट पीट किसका गाल क्या कर दिया? एकदम समतल कर दिया। कहा बेशरम आदमी, तुमको 80C में जो मैक्सिमम अमाउंट बताया गया है वो कितना बताया गया है? 1.5 लाख रुपया, और तुम क्लेम कितना करने का प्रयास कर रहा है? ठीक है ना। तो तुम चाहे जितना खर्च करो, 390 नहीं 39 लाख खर्च करो, 3 करोड़ 90 लाख खर्च कर डालो, लेकिन डिडक्शन, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको बात को ध्यान रखो आप, ठीक है ना, कि 80C में जो मैक्सिमम अमाउंट है डिडक्शन का वो कितने का है? 1.5 लाख रुपए का। कोई दिक्कत आपको यहां तक बताइए? हाँ भैया, ट्यूशन फीस आप लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे, जो लोग उनको पता होगा। कौन कौन पढ़ा है कॉन्वेंट में? हाथ ऊपर करे। 5,000 का फीस रहा होगा, उसमें ट्यूशन फीस का हैवी अमाउंट रहा होगा, है ना। स्मार्ट क्लास का लग के, लेकिन स्मार्ट बन नहीं पाए, गड़बड़ा गया मैटर। फिर बॉन्ड अप, हाँ नहीं, ऋषभ अपना गया था। नहीं तो एक स्मार्ट क्लास, चलो तुम यहाँ स्मार्ट क्लास में पढ़ ली ना इससे ज्यादा स्मार्ट क्लास तुमको मिलेगी नहीं कहीं। चलो इधर देखो, बॉन्ड ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के बॉन्ड आप खरीद रहे हो, ठीक है ना। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस स्कीम है, यहां पैसा रख रहे हो आप। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सुकन्या समृद्धि स्कीम है लड़की लोग के लिए, वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, लड़कियों के लिए। तुम सुकन्या हो नहीं ना बेटा वो तुमको बताएगा भी, क्या नाम है इसका, शिवांश, ठीक है ठीक है। अदर नोटिफिकेशन जो रहेंगे इसमें सब रहेगा। आजकल तो डॉक्टरी बहुत आगे बढ़ गई है ना ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखो। अगर और ब्रीफ में पढ़ना है, चार्ट के नीचे आ जाइए। कौन बोला ये? अरे बेटा, महाकालेश्वर प्रसाद, देखो यहां पर एलिजिबिलिटी किसके पास है भाई, देख लेंगे आप यहां पर। एलिजिबिलिटी है इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास, जो क्या हो, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं डिडक्शन इसमें? 1.5 लाख रुपए का। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिए हो आप बिफोर 1/4/12 के, आपका इन्वेस्टमेंट है, तो प्रीमियम जितना पेड किया 20% ऑफ सम इंश्योर्ड, ठीक है। आफ्टर 1/4/12 प्रीमियम पेड अप और 10% ऑफ सम इंश्योर्ड विच एवर इज लोअर, दोनों में लोअर की बात होगी। फिर इधर 1/4/13 के बाद प्रीमियम पेड है 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, किसके लिए 50%? डिसेबल या हैंडीकैप के लिए, ठीक है। बाकी लोगों के लिए क्या है? प्रीमियम पेड या 10% ऑफ पॉलिसी या सम इंश्योर्ड, ठीक है। प्रीमियम किसका पे कर सकते हैं आप? सेल्फ का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, ठीक है ना। सेल्फ का मतलब खुद का, स्पाउस का मतलब, ठीक, फिर बच्चों का, ठीक है ना। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, अगर इंडिविजुअल है तो ये लोग, और एचयूएफ है तो उसके मेंबर का या उसका खुद का, ठीक है। अमाउंट की, या तो आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो पैसा पीपीएफ में, इंप्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, अभी पढ़ा आपने इसको, एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ, ठीक है ना। एनएससी में पैसा लगा रहे हो, लोन ले रहे हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से, उसका रीपेमेंट कर रहे हो। पर्पज क्या था आपका? हाउस लोन। एफडीए 5 साल से ऊपर, ट्यूशन फीस एजुकेशन अपने बच्चों का दिला रहे थे, मैक्सिमम कितने बच्चों का? 2, ठीक है ना। फिर नाबार्ड में पैसा लगा दियो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में पैसा लगा दियो, नोटिफाइड यूनिट है म्यूचुअल फंड का या यूटीआई का, वहां पैसा लगा दियो, है ना। नोटिफाइड पेंशन स्कीम है यूटीआई का या म्यूचुअल फंड का, वहां पैसा लगा दिया आप। पैसा रख दियो कहां पर? सुकन्या ऋषभ के यहाँ, सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट ऋषभ के लिए, ठीक है। फिर बाय
आगे देखो, स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एक्विजिशन ऑफ एचपी, हाउस प्रॉपर्टी का आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उसका जो स्टाम्प ड्यूटी है उसका, ठीक है, बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड अकाउंट, ठीक है ना, कोई एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूशन करा उसके जो स्पेसिफाइड अकाउंट है, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम टाइप का ऐसे है ना, जैसे कैपिटल गेन तुम पढ़े थे उसमें बताया गया था, ठीक है भैया। तो ये सब बातें आपको डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन समस्या क्या है इसमें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट 3 साल से ऊपर होना चाहिए या उससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। एनपीएस टीयर 2 नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर, टीयर 2 की नोट पढ़ ले आप फटाफट इसका। जो लोग ऐसे करके बैठे हैं वो लोग सीधा बैठा करें एकदम, अदरवाइज उनके गाल पर इतना इतना झापड़ मार सीधा बैठाऊंगा मैं भी सुबह सुबह। टर्मिनेट हिज एलआईपी और हैज नॉट पेड प्रीमियम आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद आपको एलआईपी को तोड़ना नहीं है और प्रीमियम कंटिन्यूसली पे करना है, डिफॉल्टर की लिस्ट में आपको नहीं आना है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। टर्मिनेट यूएलआईपी फॉर हैज पेड एनी प्रीमियम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, है ना, आपने क्या कर दिया है, टर्मिनेट ना किया हो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, या जो प्रीमियम है उसको कम से कम 5 साल पे किया हो तभी आपको ये मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ हाउस बिफोर 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच पोजेशन इज ऑप्टेड, क्या मतलब हुआ इसका, घर खरीद रहे हो तो क्या बोला, आप हाउस को ट्रांसफर कर सकते हो 5 साल के अंदर, कब से, जब से उसको तुमने लिया है उस पर पोजीशन के उसके फाइनेंशियल ईयर के 5 साल के अंदर। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बिफोर 5 ईयर, ठीक है, अगर ये सब काम आप 5 ईयर के अंदर करोगे तब तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, बाहर करोगे तो डिडक्शन, मतलब गवर्नमेंट ने इस पर लॉकिंग पीरियड लगा रखा है, ठीक है। ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी का जो डिडक्शन है वो कहां पर एप्लीकेबल है, एचईओ पर इंडिविजुअल के लिए, पहली बात है ना, पैसा कहां लगाना है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड ऑफ किसका, एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या अदर इंश्योरेंस कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। एलिजिबिलिटी केवल इंडिविजुअल का एचईओ का इसमें नहीं है, ठीक है। अमाउंट कितना है मैक्सिमम आपको पता ही है, पढ़ो। टीसीसीडी क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना, आप पैसा लगा रहे हो, पैसा कहां लगा रहे हो, कंट्रीब्यूशन करो पेंशन स्कीम जो किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, या न्यू पेंशन स्कीम है या अटल पेंशन योजना है। इलिजिबल एसएससी कौन है, डिडक्शन का अमाउंट कितना है सेक्शन सीसीडी 1 में, इंप्लॉय के लिए, बैठो बैठो, आज उन लोग का क्लास मैंने 11 से किया है, तुमने पूछा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, बैठ कहीं बैठ जाओ। इन लोग का प्रमोशन कर लिया ना नीचे। देखो अगर सैलरी का इंप्लॉय है, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ सैलरी, अदर इंडिविजुअल के लिए जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 20% ऑफ जीटीआई, एरो नीचे जाने का मतलब क्या है, विच एवर इज लोअर, उसने क्या बोला, एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है कितना, लगभग 50,000 रुपए तक, ठीक है, अदर देन कंट्रीब्यूशन कवर्ड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1, सेक्शन 80 सीसीडी 1 बी, अगर आप कवर हो जा रहे हो, कंट्रीब्यूशन आपका जो है वो किसमें, सीसीडी 1 से सीसीडी 2, कहने मतलब क्या, आपको यहाँ डिडक्शन बढ़ा दी गई 50,000 रुपए, 1.5 से कितना हो गया, है ना, ऐसा हो सकता है। अब सीसीडी 2 पढ़ो, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज फर्स्ट टैक्सेबल अंडर सेक्शन अंडर 8 सैलरी इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय एंड देन ही गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन टीसीसी D2, पढ़ा तुमने इसका प्रोविजन क्या है, कह रहे इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में फॉर द बेनिफिट किसका होगा, इसमें इंप्लॉय
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, पहले क्या होगा, सैलरी में टैक्सेबल होगा। किसके, एम्प्लॉय के। हमने आपको पढ़ाया एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा, सबका सब टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है तुम्हारे रेट में, तब तो सबसे पहले क्या होगा, सैलरी में ऐड होगा, फिर डिडक्शन मिलेगा, है ना। 5 लाख हमने तुमको दे दिया, ये हमारे यहां पढ़ाते हैं, इनको 5 लाख दे दिए, इनका प्रीमियम भर दिया 1 लाख रुपए, इनको हमने टोटल कितना दिया, 6 लाख। 5 लाख दिया, 1 लाख इनका पेमेंट किया, क्या हो गया, 6 लाख, है ना। तो पहले ऐड होगा, फिर क्या होगा, वो माइनस होगा। ठीक है, आगे पढ़ो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 10% या 14% ऑफ सैलरी बीचेवर इस क्या है, जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, या तुम्हारे सैलरी का 10% नॉर्मल केस में, 14% कब होगा, वेयर सच कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंटरव्यू। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ 80 CCD 1 एंड 2, सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कौन सा, उटोई वाला। उटोई का मतलब जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कवर है। पढ़ लो एक बार इसको। पढ़ लो, याद रहेगा जितना पढ़े रहोगे। थोड़ा कैसे साइड हूं मैं। As per section 1012A, any payment received by ACC on closure of his account is except to the extent of 60% of the total amount payable to him at the time of closure। क्या मतलब हुआ, ये पैसा है तुम्हारे उस अकाउंट में, और वो अकाउंट क्या कर रहे हो आप, क्लोज कर रहे हो, तो जो टोटल अमाउंट है उसका कितना एग्जिम्ट होगा, 60%। मतलब 40% क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय, एनी अमाउंट रिसीव फॉर एनपीएस बाय द नॉमिनी लीगल हायर और डेट ऑफ एनी एसएससी इज फुली एग्जिम्ट। तो जिंदा रहते हुए मत लो। ठीक है ना, देखते हो कि नहीं, तुम्हारे रहने पे मिलेगा तो 60% क्या होगा, एग्जिम्ट होगा, 40 टैक्सेबल होगा। अगर आफ्टर उसके डेथ का उसके नॉमिनी को, लीगल हायर को, रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, क्या हो जाएगा, फुली एग्जिम्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा गया भाड़ में पैसा, आदमी को जिंदा रखो भैया। तीसरा देखो, सब्सक्राइबर्स फ्रॉम आरपीएफ and superannuation fund would be able to transfer their corpus from their fund to national pension scheme without any tax implementation। तुम कहीं काम करे थे, वो आरपीएफ में था तुम्हारा पैसा, या एसपीएफ में था, और तुमने क्या किया, उसको उठा के एनपीएस में ट्रांसफर करवा दिया, है ना। जैसे मान लो किसी किसी का 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब हो जाता है, बदलता रहता है वो, तो बार बार पैसा निकालेगा नहीं ना, वो क्या करेगा, ट्रांसफर ही कराएगा, वो क्या हो जाएगा, फुली एग्जिम्ट हो जाएगा, जो लिमिट बताएगी कि वहां तक। ठीक है, अब जैसे ये आकाश है, अभी इनका प्लेसमेंट हुआ था केपीएमजी में, होता ना,
डिलॉयट में हुआ था, 7.5 पे हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमकॉम कर रहे हैं, अभी इनका नेट और क्रेडिट क्वालिफाई हो गया है। तो इनको मैंने बोला कि तुम अभी पैकेज छोड़ दो, अगर तुमको एमकॉम के बाद 7.5 मिल रहा है तो 2-4-5 साल में तुम 12-15 लाख पा जाओगे, लेकिन तुम लोग नहीं पा पाओगे क्योंकि तुम उसके बराबर पढ़े ही नहीं हो और उतना पढ़े ही नहीं हो। बात समझ में ही नहीं। आज की डेट में नेट का पेपर निकालना बहुत बड़ी बात है, हमसे नहीं निकला है ना। ये हमको खुशी होता है कि मेरे बच्चे बैठे एक बार 2 बार में सब निकलते चले गए। बात समझ में आ रही नहीं, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिला। और जो मेरा कमांड रहा वो थ्योरी पे बहुत बड़ा कम रहा, न्यूमेरिकल पर बहुत ज्यादा रहा और प्रोफेशनल कोर्स पर रहा, है ना। सारा मेरा पेपर निकला एक्सेप्ट नेट का। बात समझ में आ रही नहीं। नेट का पेपर निकालना ही अपने आप में क्या, अगर नेट का पेपर आप क्रैक कर रहे हो इसका मतलब आप कोई पेपर क्रैक कर सकते हो। बात समझ में आ रही नहीं। और उसके लिए क्या है, बहुत बारीक पढ़ना पड़ता है। ऊपर जो किताब तुम पढ़ रहे हो उस किताब से केवल तुम्हारा बीकॉम में कल्याण हो सकता है, बीकॉम में भी तुम्हारा कायदे से कल्याण नहीं हो रहा है। अपने रिजल्ट को आप देख के अनुमान लगा ही सकते हैं। ठीक है, इधर पढ़िए पॉइंट नंबर 5। टू प्रोवाइड रिलीफ to an employee subscriber to NPS section 1012B provide that any payment from NPS trust to an employee under the pension scheme referred to in section 80 CCD on partial withdrawal made out of his account in accordance with the term and condition specified under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013 and the regulation made thereunder shall be exempt from tax to the extent it does not exceed 25% of the amount of contribution made by him। क्या मतलब है इसका? नोट लिखा गया, उसको नोट को कागज पढ़ लेना है। कह रहा है वो अगर इंप्लॉय सब्सक्राइबर एनपीएस का जो सेक्शन 1012B में प्रोवाइड किया गया था, है ना, जिसमें पेमेंट किया उसने एनपीएस ट्रस्ट में अपने इंप्लॉय को अंडर क्या है पेंशन स्कीम के तहत, जो किसमें आ रही सीसीडी में, उसका पार्शियल विड्रॉल कर रहा है वो, कोई भी टर्म कंडीशन जो पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताई है 13 में। तो जितना पैसा वो निकालेगा, है ना, कितना निकाल सकता है, जितना कंट्रीब्यूट किया उसका 30%, और वो क्या होगा आपका एग्जिम्ट होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर आप लगाओ तो क्या हो जाएगा, निकालेंगे इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। देखो गवर्नमेंट भाई तुमको रिलीफ दे रहा है ना, थोड़ी कह रहा है तुम पूरा पैसा एक बार में निकाल डालो उसका खजाना खाली हो जाए। उसको पैसा दो, समय दो, तभी वो डिडक्शन देगा ना आपको। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या हो गया, यही तो हुआ ना। इसीलिए उसने क्या किया, लिमिट लगा रखा है, हम देंगे डिडक्शन लेकिन समय समय पर, इतने में इतना दिन दो, इतने में इतना दिन। इन्वेस्टमेंट यही तो होता है। ठीक है भाई, तो आपको मैंने टेबल में क्या पढ़ाया, 80C, ठीक है ना। 80C कैसा डिडक्शन है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है ना। अगर आप पेमेंट की डिडक्शन मांग सकते हो। CCC में पेंशन फंड का डिडक्शन है जो आपने LIC या अदर किसी इंश्योरेंस कंपनी में किया है। CCD किसके लिए, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करा कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यू पेंशन स्कीम में, अटल पेंशन योजना में। फिर CCD 2 में क्या है, इंडिविजुअल कहां पर कर रहा है, इंडिविजुअल में कौन है, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, एनपीएस में। और यहां पर कौन कर रहा है, इंप्लॉय कर रहा है, ठीक है। और CCE क्या कहता है कि जो टोटल डायरेक्शन सी में तुमको दी गई तीनों मिलाकर, सी में, CCC में, CCD में, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। बात समझ में आ रहा है आपको, इससे अधिक की नहीं हो सकती। यहां तक जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वो बताए।